गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरे टर्म में हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। मेनली हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ बेसिकली अगर डिटेल में बात करेंगे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली cells continually use oxygen for the metabolic reaction that release the energy from the nutrients molecule and produces the ATP. बेसिकली हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होती है दैट इज द कंबशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कंबशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब हम अपने फूड को कंबस्ट करते हैं देन उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें हम सब गैसेस का एक्सचेंज करते हैं सोशल में। तो रेस्पिरेशन देखेंगे। एट द सेम टाइम दीज रिएक्शंस रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी रेस्पिरेशन के दौरान जब एटीपी प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन करता है, उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। सिंस एन excessive amount of carbon dioxide produces the acidity that is toxic to the cell। अगर हमारे बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता हुआ रहेगा तो वो एसिडिटी कॉज करता है, और एसिडिक मीडियम जो होता है वो उस कंडीशन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। These excess carbon dioxide must be eliminated quickly and इफिशियंटली। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाना चाहिए। इसके लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है नेसेसरी होता है। इट इज देयरफॉर evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells has to be released out। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हमारे बॉडी सेल्स को लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड की जानी चाहिए, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। This process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cell is called the breathing। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम अपने बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के द्वारा चेंज करते हैं, ये ब्रीदिंग कहलाता है, कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दैट इज द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। देखेंगे, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में इसको हम ऑक्सीश्वसन बोलते हैं। It occurs in the presence of molecular oxygen and the oxygen completely oxidized to
oxidizes the food into the carbon dioxide, water, and releasing a large amount of energy. एरोबिक रेस्पिरेशन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और इस दौरान फूड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद जो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज की जाती है यहाँ से। जैसे देखेंगे, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जब इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, साथ में 36 एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द करेंसी, एनर्जी करेंसी यूनिट ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी कहलाता है। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड इट आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, हिंदी में किण्वन बोलते हैं। यहाँ देखिएगा C6H12O6 gives out CO2 plus H2H5OH and plus ATP। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान नेट 2 एटीपी का गेन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली एनारोबिक रेस्पिरेशन कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एरोबिक में आपने देखा था वहां पे 36 एटीपी प्रोड्यूस किए गए थे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे नेट 2 एटीपी का गेन हो रहा है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है ये माइक्रोब्स में दिखाई देता है। माइक्रोब्स के द्वारा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है उस दौरान अल्कोहल और एसिड प्रोड्यूस होता है। Respiration in human involves the following steps. First is breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air with 21% of oxygen is drawn and alveolar air is rich in the carbon dioxide is sent out. तो पहला है breathing, that is exchange of gases from the environment is known as the breathing, that is, या दूसरे टर्म में बोल सकते हैं inhalation and exhalation of the gases is known as the breathing। इसमें हमारे जो एल्वियोलाई के अंदर की एयर होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, वो एटमॉस्फेरिक एयर जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट 21% होता है उससे एक्सचेंज कर लिया जाता है इसको। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, जो गैसेस एक्सचेंज होता है दैट इज गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम द एल्वियोलाई। अगर आप देखेंगे तो एक डायग्राम के थ्रू आइए समझने की कोशिश करते हैं एल्वियोलर एयर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमारा लंग एल्वियोलाई है।
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है ये, सॉरी, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर आता है जिसमें 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ये इसके पास में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स से यहाँ से जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें देखेंगे बेसिकली जो ऑक्सीजन है आपका वो आपके ब्लड में आएगा, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके एल्वियोलाई में जाएगा, जिसको एक्सपायरेशन प्रोसेस के दौरान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंच जाता है और हमारे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। जिन मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसकी थिकनेस जो होती है 0.5 माइक्रोन से कम होती है। नेक्स्ट एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग एंड टिश्यू सेल्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन द सिस्टमिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू। नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन by the cells for the catabolic reaction and resultant production H2O and ATP, that is cellular respiration के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। इसमें हम बेसिकली सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेज एंड निडेरियंस की, जो कि सेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्रेड होते हैं, यानी मल्टीपल सेल के बने होते हैं या फिर सिंगल सेल होते हैं। इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू द बॉडी सरफेस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके बॉडी की जो सेल होती है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन का इनपुट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेन जो होते हैं या मल्टीपल सेल ऑर्गेन जो होते हैं उनके बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। उनके बॉडी की सेल जो होती हैं उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास प्लेटी हेलमिंथेस एंड नीमेटो हेलमिंथेस। नो डिस्टिंक्टिव ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, इनमें भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। फ्री लिविंग एनिमल्स थ्रू द बॉडी सरफेस। पैरासाइट जो होते हैं नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एरारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं।
एनिलिड्स मॉइस्ट स्किन दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। इनके स्किन के ऊपर क्यूटिन की एक परत पाई जाती है जो कि मॉइस्ट होता है, जो कुछ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस को अडहेयर कर लेता है और वो जनरल बॉडी के थ्रू ही डिफ्यूज कर जाती है। इन द अर्थवर्म एंड पैरापोडिया इन द सम पॉलीकेट्स, तो पैरापोडिया जैसे कि नेरिस में पाया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है आर्थ्रोपोडा। इसमें लिमुलस जो होता है, इसमें बुगल्स पाए जाते हैं। लिमुलस आपका लिविंग फॉसिल होता है। इसमें बुगल्स पाए जाते हैं। एंड अरेक्निडा, इसमें बुकलंग्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अरेक्निडा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनमें बुकलंग्स पाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन। और ट्रैकिया पाया जाता है अदर इंसेक्ट्स में, या ट्रैकियल टिब्यूल भी बोलते हैं। क्रस्टेशिया ग्रुप का जो मेंबर होते हैं, क्रस्टेशियन को हम एक्वाटिक इंसेक्ट्स बोलते हैं। और इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है। एग्जाम्पल देखेंगे इनके। इंसेक्ट्स, मिलीपीड, सेंटीपीड में ट्रैकिया पाया जाता है। तो मिलीपीड और सेंटीपीड जो हो गए, इनमें ट्रैकिया या ट्रैकियल टिब्यूल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। मोलस, इनमें टीनिडिया दैट इज गिल्स एंड पल्मोनरी सैक पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट इन द ऑल डर्मल ब्रैंकिया सी स्टार एंड जेनाइटल बर्सा, ये ब्रिटल स्टार में पाया जाता है। एंड पेरिस्टोमियल गिल्स सी अर्चिन में पाए जाते हैं। एंड रेस्पिरेटरी ट्री जो है सी क्यूकुम्बर में पाया जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट, हेमिकॉर्डेटा फेरेंजियल वाल, यूरोकॉर्डेट्स फेरेंजियल वाल, सेफेलोकॉर्डेटा बॉडी वाल के थ्रू होता है। एंड वर्टिब्रेट्स साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम यानी सर्कुलर फिश लाइक ऑर्गन होती हैं। एंड फिशेस, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है। एंड एम्फीबियंस में स्किन, लंग्स एंड बकोफेरेंजियल लाइनिंग। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की।
Human respiratory system is divided into two parts. First is upper respiratory tract. It includes nose and pharynx. And lower respiratory tract. It includes pharynx, trachea, and bronchi and lungs. पहला है नोज. ये अपर आपका नेजल कैविटी होता है. लोअर आपका बकल कैविटी होता है. That is the palate. Palate is divided into two parts. That is a hard palate and soft palate. ये आपको बताया गया था पिछले चैप्टर में. ये होता है यूविला और वेलम पैलेटाई. ये इंटरनल लेयर को क्लोज कर देता है. तो नेजल कैविटी का जो एक्सटीरियर मोस्ट ओपनिंग होता है ये नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं और इंटरनल ओपनिंग जो होता है वो इंटरनल लेयर. इधर से एयर जो है आपका ह्यूमिडिफाइड होकर के या हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर आकर के आता है हमारे फेरिंग्स में. नोज में देखेंगे. नोज इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट सराउंड्स द नेजल कैविटी. It opens to the outside with the two openings called the nostrils or external layer and internally, that is posteriorly, open into the pharynx through the internal layer. तो इसकी outer opening जो होती है वो external layer या nostril कहलाता है. internal और अंदर वाली opening जो होती है वो internal layer कहलाता है या कोई नहीं कहलाता है. The floor of the nasal cavity, which forms the roof of the mouth, is made up of the bone of the hard palate. तो जो नेजल कैविटी का फ्लोर होता है और बक्कल कैविटी का रूफ जो होता है वो पैलेट कहलाता है. अभी मैंने आपको बताया हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. हार्ड पैलेट को हम बोनी पैलेट भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन से मिलकर के बना हुआ होता है. Nasal cavity is divided into two nasal chambers by the vertical partition, that is nasal septum, and each nasal chamber is divided into three parts, that is vestibular part, respiratory part and olfactory part. तो नेजल कैविटी जो होता है ये वर्टिकली एक नेजल सेप्टा होता है जिसकी मदद से ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है. दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. वेस्टिब्यूल देखेंगे. इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर विच हैज हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल. तो नेजल चैम्बर जो होता है जैसे देखेंगे जो नेजल पोर्शन होता है आपका उसमें एक छोटा सा ऐसे ही उभरा हुआ पार्ट पाया जाता है. उसमें ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको नेजल हेयर बोलते हैं और इसके अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है.
जिसकी वजह से कोई भी डस्ट पार्टिकल जो होता है इन्हीं के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है या ट्रैप कर लिया जाता है. Next is a respiratory part. It is the middle large part. Its lateral walls have the three thin twisted bone called the superior, middle and inferior concha or turbinate. देखिए, जो नेजल चैम्बर होता है हमारा, इसके अंदर 3 सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. इनको हम कॉन्का और टर्बिनेट बोलते हैं. तो ये कॉन्का या टर्बिनेट जो होता है, जो हमारा एंटरिंग एयर होता है, इस एयर के टेम्परेचर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाने का काम होता है. क्योंकि ये बोन्स के प्रोजेक्शन होती हैं सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्का. सुपीरियर कॉन्का और टर्बिनेट, मिडिल कॉन्का और टर्बिनेट एंड लास्ट होता है इंफीरियर कॉन्का और टर्बिनेट. इसको हम मैक्सिलो टर्बिनेट, नेजो टर्बिनेट, मैक्सिलो टर्बिनेट एंड एथमो टर्बिनेट बोलते हैं. इनके नाम जो होते हैं एक पर्टिकुलर बोन की वजह से होते हैं, जिसके मॉडिफिकेशन से ये बनते हैं. जैसे नेजो टर्बिनेट नेजल बोन, मैक्सिलो टर्बिनेट मैक्सिला बोन एंड इंफीरियर कॉन्का जो होता है ये अलग से बोन होता है. नाम में हम जरूर इसको एथमो टर्बिनेट बोलते हैं, बट इट इज नॉट द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द एथमोइड बोन. The region function as air conditional. ये इस रीजन का जो फंक्शन होता है वो एयर कंडीशनर का काम करता है. यानी जो इंटरिंग एयर होता है उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के एयर के बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लेकर आता है. It brings the temperature of the incoming air on par with the body temperature. तो जो भी एंटरिंग एयर जो भी आता है, ठंडी या गर्म हवाएं जो हम इनहेल करते हैं, उसको हमारे ये बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करता है. अगला है olfactory part. It is the superior part of the nasal cavity head, the olfactory region, and it help in the olfaction या smell. अगला olfactory part होता है, ये superior मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है, और ये ऑल्फैक्शन में हेल्प करता है. यानी जो भी सब्सटेंस या केमिकल होते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, तो सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करने का काम जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑल्फैक्टरी लोब करता है. नेक्स्ट है फारिंक्स. इट इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग
starting with the soft palate area representing the crossing point of the air route and the food route. तो pharynx जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन चैम्बर फॉर द बोथ फूड एंड एयर। यहाँ इसके थ्रू जो है फूड और एयर दोनों पास होते हैं। इट है 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफारिंग्स, ओरोफारिंग्स एंड लैरेंजियोफारिंग्स। जिस रीजन में नेजल ओपनिंग होती है नेजोफारिंग्स कहलाता है, जिधर माउथ ओपनिंग होती है वो ओरोफारिंग्स कहलाता है, और सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो लैरेंजियोफारिंग्स कहलाता है, क्योंकि वहाँ लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ नेजल ओपनिंग है तो इसको हम बोलेंगे नेजोफारिंग्स। इधर बक्कल कैविटी ओपन हो रहा है तो इसको बोलेंगे ओरोफारिंग्स। और ये निचला हिस्सा जो है यहाँ पे लैरिंग्स ओपन होता है तो इसको लैरेंजियो फारिंग्स बोलेंगे, लैरेंजियो फारिंग्स। Uvula, the free posterior and muscular part of the soft palate which divides pharynx as an anterior oropharynx and posterior nasopharynx। तो यूविला या वेलम पैलेटाई जो होता है ये नेजोफारिंग्स और ओरोफारिंग्स 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता है, साथ में इंटरनल ईयर या नॉस्ट्रल को क्लोज करने में हेल्प करता है। देखेंगे नेजोफारिंग्स, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फारिंग्स बिहाइंड द नेजल कैविटी। देयर आर 4 ओपनिंग इन इट्स वॉल, 2 इंटरनल एयर एंड 2 द ओपनिंग ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब। अब देखिएगा नेजोफारिंग्स रीजन जो होता है, जो हमारा फारिंग्स होता है इसमें तो 2 नेजल ओपनिंग होती है, इसके अलावा 2 ओपनिंग और होती है इस रीजन में जिसको हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। ये स्टेकियन ट्यूब जो होता है वो हमारे मिडिल ईयर कैविटी को हमारे फारिंग्स से कनेक्ट करता है। मिडिल ईयर कैविटी को फारिंग्स से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? यूस्टेकियन ट्यूब करता है। ओरोफारिंग्स इज द मिडिल पार्ट विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आगे की तरफ फारिंग्स में जहां जुड़ा होता है वो पोर्शन जो है ओरोफारिंग्स कहलाता है। एंड लोअर पार्ट ऑफ द फारिंग्स इज कॉल्ड द लैरेंजियोफारिंग्स, या that opens into the esophagus through the gullet and larynx through the glottis anteriorly। तो इसके 2 ओपनिंग होती है, एक गलेट और एक ग्लोटिस होता है। यह है आपका ईसोफेगस यानी फूड पाइप बोलते हैं। ये होता है ट्रैकिया या विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया की ओपनिंग जो होती है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, और जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है उसको गलेट बोलते हैं, और ये होता है एपिग्लोटिस। और ये आपका फारिंग्स रीजन है ही, तो फारिंग्स जो होता है इसके पोस्टीरियर रीजन से 2 ओपनिंग या 2 पैसेज जाते हैं, एक एसोफेगस का गलेट और दूसरा है ट्रैकिया का ग्लोटिस। ग्लोटिस जो है वो एपिग्लोटिस के द्वारा कवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, इसके बारे में हम अगली लेक्चर में पढ़ेंगे।